हेलो दोस्तों, कैसे आप सब लोग। उम्मीद करते हैं आप सब लोग अच्छे होंगे। तो दोस्तों एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है परफेक्ट इंस्टीट्यूट फॉर सीवीएसई कंक्रीट टेक्नोलॉजी की क्लास में, जहां पर कि हम लास्ट एंड इम्पॉर्टेंट चैप्टर सेफ्टी के बारे में जो है सेफ्टी फैक्टर्स और सेफ्टी जो है साइड पे कैसे दोस्तों हम लोग अप्लाई करते हैं उसके बारे में स्टडी कर रहे हैं। तो दोस्तों लगभग जो है दोस्तों हमारा ये सिलेबस जो है इस आईसीटी का वो कंप्लीट होने को आ गया है। इसके बाद आप अगर कोई डिमांड करते हैं दूसरे सब्जेक्ट की, डेफिनेटली हम वो सब्जेक्ट भी अपनी क्लास यूट्यूब के ऊपर जो है लेके आएंगे। और अब तक जो है दोस्तों परफेक्ट इंस्टीट्यूट फॉर 7 इयर्स के जो यूट्यूब चैनल है, इस पे आप जो है कंक्रीट टेक्नोलॉजी और आपका फ्लूइड मैकेनिक्स, हाइड्रोलिक्स, या आप कह सकते हैं कि सेफ सर्वे की क्लासेस को जो है दोस्तों आप जो है रिवाइज कर सकते हैं। एस्टिमेशन कॉस्टिंग की क्लासेस को भी रिवाइज कर सकते हैं और अपने एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो दोस्तों ये वीडियो पसंद आए लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो दोस्तों सेफ्टी प्रोग्राम्स इन कंस्ट्रक्शन हम ये ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं काफी कुछ। तो आज जो हम नया टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं वो है दोस्तों डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट लॉस ड्यू टू एक्सीडेंट। डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट लॉस ड्यू टू एक्सीडेंट, जब कंस्ट्रक्शन साइड होती है तो उसमें डायरेक्ट लॉस और इनडायरेक्ट लॉसेज होते हैं, वो क्या होते हैं वो डिस्कस कर लेते हैं। द टोटल कॉस्ट ऑफ एक्सीडेंट टू द एम्प्लॉयर इंक्लूड्स बोथ द डायरेक्ट और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस इन्वॉल्व। मतलब एक किसी भी कंपनी के ऊपर या ऑनर के ऊपर दोस्तों डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दो टाइप के जो है लॉसेस आते हैं जब भी कोई एक्सीडेंट होता है कंस्ट्रक्शन साइट के ऊपर। इट हैज बीन एस्टैब्लिश्ड दैट अ 4 रेशियो एग्जिस्ट बिटवीन द डायरेक्ट और इनडायरेक्ट कॉस्ट के अंदर। 4:1 का जो है रेशियो होता है दोस्तों डायरेक्ट और इनडायरेक्ट कॉस्ट के अंदर। द डायरेक्ट कॉस्ट कंसिस्ट ऑफ कंपनसेशन, मेडिकल एंड लीगल पेमेंट पेड डायरेक्टली टू बाय द ऑर्गेनाइजेशन और थ्रू देयर इंश्योरेंसेज। मतलब जो है आप मेडिकल इंश्योरेंस देते हो, कंपनसेशन देते हो, जो घायल व्यक्ति है, जो पीड़ित व्यक्ति है उसको कंपनसेशन देते हो, लीगल पेमेंट्स वगैरह जो है अगर कोई केस वगैरह पड़ जाए तो उसकी लीगल फीस वगैरह जो है दोस्तों ये डायरेक्ट पेमेंट के अंदर आती है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए या एम्प्लॉय के लिए। ठीक है दोस्तों, ये किसी जो हो सकता है डायरेक्टली जो मालिक को पे करना पड़ जाता है कई बार, और अगर उसका इंश्योरेंस ले रखा है उसने तो इंश्योरेंस कंपनी के थ्रू भी आप ये कंपनसेशन देते हैं। ठीक है दोस्तों, द लॉस विच आर नॉट कवर्ड बाय इंश्योरेंस आर नोन एज इनडायरेक्ट लॉसेज। जो कि इंश्योरेंस कवर के अंदर नहीं आती है, इंश्योरेंस कवर्ड के अंदर नहीं आती है, दोज आर कॉल्ड इनडायरेक्ट कॉसेज। द इनडायरेक्ट लॉस इज ड्यू टू द एक्सीडेंट आर एज फॉलोज। कौन कौन से होते हैं दोस्तों इनडायरेक्ट लॉसेज फॉर अ कंपनी? कॉस्ट ऑफ टाइम बाय द एम्प्लॉयर हु वर्क स्टॉप बिकॉज ऑफ एक्सीडेंट। जो जितने दिन काम बंद रहेगा दोस्तों वो उसका जो है लॉस उठाना पड़ता है, क्योंकि उतने दिन तक उसका मटेरियल स्टॉक रहता है, उतने दिन तक उसकी लेबर बैठे रहती है, इंजीनियर्स बैठे रहते हैं। तो ये एक इनडायरेक्ट लॉस होता है कंपनी के लिए। कॉस्ट ऑफ टाइम लॉस टाइम इंजरीज इम्पेयर। जो घायल व्यक्ति है वो उतने दिन तक बेड पे पड़ा रहता है या घर पे पड़ा बैठा रहेगा, मतलब कोई काम करने लायक वो स्थिति में नहीं है, तो वो एक इनडायरेक्ट कॉस्ट है उस आदमी के लिए। कॉस्ट ड्यू टू डैमेज इक्विपमेंट और अदर प्रॉपर्टीज, जो है प्रॉपर्टीज को डैमेज हो सकता है या फिर जो हम इक्विपमेंट वगैरह यूज कर रहे हैं, मशीनरी वगैरह यूज कर रहे हैं, वो डायरेक्ट जो है इनडायरेक्ट कॉस्ट में काउंट आता है। कॉस्ट ऑफ टाइम लॉस्ट बाय सुपरवाइजरी स्टाफ, जो है सुपरवाइजरी स्टाफ के अंदर जो है लॉस्ट होता है। असिस्ट द इंजरी एम्प्लॉय, investigate the cause of accident, arrange for someone to replace the injured employees, prepare an accident report। मतलब ये सारी चीजें जो है, जो आदमी पीड़ित व्यक्ति है उसको घर पे बैठ के जो है उसको कह सकते हैं उसका लॉस हो रहा है, साथ में जो है उसकी जगह पे हमें नया रिप्लेसमेंट ढूंढना पड़ रहा है, वो लॉस है। और जो है दोस्तों आपको इन्वेस्टिगेट करना पड़ता है रीजन कि क्या फैक्टर रहे थे कि जिस कारण जो है एक्सीडेंट हुआ है, और उसकी जो है एक्सीडेंट रिपोर्ट आपको बनानी पड़ती है। तो ये बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग जो हो जाता है दोस्तों। अगर आप प्रॉपर सेफ्टी से काम करते हैं तो ये सारी चीज़ों से आप जो है बच सकते हैं। नेक्स्ट क्या है दोस्तों, कॉस्ट ड्यू टू स्पॉइलेज ऑफ मटेरियल का अगर लॉन्ग टाइम तक जो है दोस्तों आपके कंस्ट्रक्शन साइट बंद हो जाए तो जो मटेरियल जो है जिनकी टाइम लिमिट होती है वो खराब हो सकते हैं। कॉस्ट ड्यू टू डिले प्रोग्रेस ऑन प्रोजेक्ट रिपोर्ट में जो है दोस्तों आपका प्रोजेक्ट जो है वो डिले हो जाता है। कॉस्ट फॉर पेइंग वेजेस द इंजर्ड एम्प्लॉय, जैसे मैंने बताया जो इंजर्ड एम्प्लॉय हो आपको उसको पैसा देना पड़ता है। कॉस्ट ऑफ लॉस्ट प्रोडक्शन रिजल्टिंग फ्रॉम द स्लोइंग डाउन और अदर एम्प्लॉयज़। और अब जैसे मान लीजिए आपके एम्प्लॉयज़ अगर जो है एम्प्लॉय अगर आपके किसी जो है घायल हो गया है, या मेजर एम्प्लॉय जो है जो घायल हो चुका है एक्सीडेंट में, उसको नुकसान हुआ है, तो उसकी रिप्लेसमेंट इतनी जल्दी नहीं मिल पाती है। तो जिसके कारण जो है दोस्तों आपका वर्क भी सफ़र करता है, आप जो है टाइमली कंप्लीट नहीं कर पाते हैं, आपका उसमें भी एक लॉस होता है। ठीक है दोस्तों, तो ये जो है फैक्टर्स हैं जो कि हमारे
प्रोजेक्ट को इनडायरेक्टली अफेक्ट करते हैं ड्यू टू द एक्सीडेंट। डेफिनेशन ऑफ एक्सीडेंट क्या है दोस्तों? इस डेफिनेशन क्या कहती है एक्सीडेंट टर्म्स की? पार्शियल डिसेबलमेंट। पार्शियल डिसेबलमेंट क्या होता है दोस्तों? पार्शियल मतलब जैसे कि आधा अधूरा कह सकते हैं, पार्शियल मतलब थोड़ा बहुत। इट मीन्स वेयर द डिस्प्लेसमेंट ऑफ एन टेम्पररी नेचर, सच disablement which reduce the earning capacity of a workman in any employee in which he or she engaged at the time of accident resulting the disablement। मतलब कोई भी ऐसी चीज हो जाए जिससे कि उस आदमी को परमानेंट मतलब पूरी तरह से नहीं, आधा अधूरा, अगर किसी की फिंगर कट जाए, किसी का कोई नुकसान हो जाए, किसी की आंख पे चोट लग जाए, हाथ पे चोट लग जाए, पाँव में चोट लग जाए, तो जिससे कि वो पूरा डिसेबल्ड नहीं हुआ है, मतलब उसको कोई, लेकिन जितने दिन तक वो बैठा रहेगा, जितने दिन तक वो काम नहीं कर पाएगा, दैट इज कॉल्ड पार्शियल डिसेबलमेंट। ठीक है, व्हेन द डिसेबलमेंट ऑफ अ परमानेंट नेचर, सच डिसेबलमेंट विच रिड्यूस the earning capacity in every employment which he or she able capable to undertaking at that time। मतलब कि वो काम करने की स्थिति में नहीं है, उसको अगर पूरा का पूरा जो है डिसेबलमेंट, मतलब जिससे कि उसकी अर्निंग पे इफेक्ट आ रहा है, मान लीजिए पाँव में चोट लग गई, बुखार आ गया, कोई डिसेबलमेंट हो गई, मतलब जो है उसकी वजह से दोस्तों जो है काम, उसकी एफिशिएंसी घट रही है। ठीक है, तो दोस्तों उसका क्या हो रहा है, उसके अर्निंग पे इफेक्ट पड़ रहा है, दैट इज कॉल्ड पार्शियल डिसेबलमेंट। दोस्तों नेक्स्ट क्या है दोस्तों? टोटल डिसेबलमेंट क्या है दोस्तों? जहां पर जो such disablement whether a temporary or a permanent nature as are inapplicable in capacitate a workman for all working work which he or she has capable performing at the time of accident resulting in such disablement, provide that permanent total disablement shall deemed that to result from the total loss of the sight or both or from any combinations of injuries specified in schedule of the workman compensation in 1923, where the aggregate percentage of loss of earning capacity as specified in that schedule against the injuries accounts or to 100%। मतलब जहां पर के कहते हैं 1923 में जो हमारा कोड है सेफ्टी, वहां पर जो है अगर उसके अगेंस्ट में जैसे कोई पर्सन जो है दोस्तों पूरा डिसेबल हो गया है, वो किसी काम करने की स्थिति में नहीं है और ना ही वो फ्यूचर में काम कर पा रहा है, जो काम वो पहले करता था एक्सीडेंट से, अगर उसकी स्थिति खराब हो चुकी है और वो फ्यूचर में उस काम को करने लायक नहीं रह गया है, तो दैट इज कॉल्ड टोटल लॉस और टोटल डिसेबलमेंट। ठीक है दोस्तों, तो उससे उसकी अर्निंग जो है पूरी की पूरी छिन जाती है। तो इस टाइप के जो एक्सीडेंट होते हैं दोस्तों, दोज आर कॉल्ड टोटल डिसेबलमेंट। नेक्स्ट क्या है दोस्तों? इंजरी फ्रीक्वेंसी रेट्स। अब इंजरी फ्रीक्वेंसी रेट मतलब कि साइड पे जब इंजरीज होती हैं तो उसको भी रिकॉर्ड किया जाता है। क्या वो इंजरी फ्रीक्वेंसी रेट हम कैसे डिफाइन करते हैं? इट इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ डिसेबलमेंट इंजरीज पर मिलियन मैन आवर्स वर्क। ठीक है दोस्तों, पर मिलियन मैन आवर वर्क में इसको कैलकुलेट किया जाता है। और डिसेबल्ड इंजरीज इन एन इंजरी विच कॉज लॉस ऑफ वर्किंग टाइम इन बियॉन्ड द डे शिफ्टिंग और टर्न ड्यूरिंग विच द injuries has received, the rate is expressed by injury frequency rate। कैसे कैलकुलेट किया जाता है? नंबर ऑफ डिसेबलमेंट इंजरीज, कितनी डिसेबलमेंट इंजरीज हो रही हैं, इनटू 10 लाख डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मैन आवर्स, कितने मैन आवर्स वो थे उसको हम लोग काउंट करेंगे और फिर नंबर ऑफ इंजरीज कितनी हुई हैं ये देगा आपकी इंजरीज फ्रीक्वेंसी रेट। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्या है दोस्तों? इंजरीज सर्विलिटी रेट क्या है दोस्तों? सर्विलिटी रेट क्या है? इट इज डिफाइंड द नंबर ऑफ डेज और लॉस बिकॉज ऑफ इंजरीज पर मिलियन मैन वर्क आवर्ड इंडिकेट सेवेरिटी ऑफ इंजरीज। इंजरी सेवेरिटी रेट सेम, वही नंबर ऑफ डेज लॉस्ट, कितने दिन उसको नुकसान उठाना पड़ा, इनटू जो है दोस्तों 10 लाख डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मैन आवर्स वर्क। कितने मैन आवर वर्किंग होते हैं, जैसे एक दिन में 8 घंटे हम लोग वर्किंग आवर लेते हैं तो उससे यहाँ पर डिवाइड कर देंगे और जितने नंबर ऑफ पर्सन उस पर्टिकुलर वर्क के अंदर एंगेज्ड हैं उनसे हम इसके जो है फैक्टर निकाल लेंगे दोस्तों। नेक्स्ट क्या है दोस्तों? क्लासिफिकेशन ऑफ कंस्ट्रक्शन एक्सीडेंट। क्लासिफिकेशन ऑफ कंस्ट्रक्शन एक्सीडेंट कैसे हो सकते हैं दोस्तों? मे बी ग्रुप्ड एज फॉलोज: अनकंट्रोल्ड कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन मैन एंड इक्विपमेंट और बिटवीन मैन एंड मटेरियल सच एज क्रेन, ट्रक्स, मटेरियल स्टोरेज, ये फैक्टर हो सकता है। फेलियर ऑफ टेम्पररी स्ट्रक्चर सच एज फॉर्म, स्कैफोल्ड, रैम्स, लैडर, ये अगर फेल हो जाए, गिर जाए नीचे, उससे हमारा जो है अफेक्ट हो सकता है। इनहेरेंट इंजीनियरिंग hazards such as the use of explosive presence in injurious gases, toxic gases एक्सेट्रा जो है दोस्तों साइड पे आपके अवेलेबल हो, उससे एक्सीडेंट हो सकता है। अनसेफ प्रैक्टिस ऑफ एन इंडिविजुअल वर्कर और पर्सनल हैजार्ड रिजल्टिंग फ्रॉम द केयरलेस ऑफ वर्कर। अगर वर्कर जो है केयरलेसनेस से जो है काम कर रहा है कंस्ट्रक्शन साइट के ऊपर, तो उससे भी जो है दोस्तों आपके एक्सीडेंट हो सकते हैं। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्या है दोस्तों? कॉजेज ऑफ एक्सीडेंट। कॉजेज ऑफ एक्सीडेंट क्या है? एक्सीडेंट मे बी कॉज ड्यू टू द अनसेफ कंडीशन और अनसेफ एक्ट। अनसेफ कंडीशन और अनसेफ एक्ट
दोस्तों ये कॉजेज हो सकते हैं एक्सीडेंट के। अनसेफ कंडीशंस में बी रिफर टू द कंडीशन ऑफ द फ्लोर, लैडर, स्कैफोल्डिंग, मशीन, स्टेयरकेस, टूल्स, कन्वेयर बेल्ट्स सच जो है दोस्तों विच कुड लीड टू एक्सीडेंट। ये जो है दोस्तों ये आपके इनमें चेन्स वगैरह टूट जाती हैं, आपकी स्कैफोल्ड में जो है दोस्तों वो बैंड हो जाती है, टूट जाती है, गिर जाती है। तो ये हमारे दोस्तों लीड्स हैं, इनको हमें सबसे ज़्यादा जो है ध्यान रखना चाहिए कंस्ट्रक्शन साइट के ऊपर। दोस्तों एन अनसेफ एक्ट इज समथिंग समबॉडी डज विच रिजल्ट इन एन एक्सीडेंट। ठीक, जो दोस्तों अनसेफ एक्ट क्या है दोस्तों, समथिंग और समबॉडी डज विच, जो कोई आदमी करता है और जिसके कारण एक्सीडेंट होता है, दैट इज कॉल्ड अनसेफ एक्ट। ठीक, the cause of nearly all accident has its relation to the unsafe condition के कारण हो सकता है। The first attack should be on the unsafe condition because it is controllable. The next important control has to be on unsafe act of man work। ठीक है दोस्तों, जो काम कर रहा है उसके अनसेफ एक्ट के कारण जो है दोस्तों आपके जो है एक्सीडेंट हो सकते हैं। ये कॉजेज हो सकते हैं एक्सीडेंट के। फैक्टर कंट्रीब्यूटिंग टू एक्सीडेंट, फैक्टर्स क्या है दोस्तों जो अफेक्ट कंट्रीब्यूट करते हैं एक्सीडेंट में। फैक्टर कंट्रीब्यूटिंग टू एक्सीडेंट कैन बी क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ द एरिया or the of the origin of their origin, the person or the environment, and according to the basis of proximity to accident events। नेक्स्ट क्या दोस्तों, नेक्स्ट यहाँ पर कर रहे हैं मैकेनिकल फैक्टर। मैकेनिकल फैक्टर क्या है दोस्तों, जो मशीनरी हम लोग यूज कर रहे हैं कंस्ट्रक्शन साइट के ऊपर, दोज आर कॉल्ड मैकेनिकल फैक्टर। these related to the defect of inadequate safeguard of machinery and contribution to unsafe condition of equipment। ठीक है दोस्तों, मतलब आप पता चला अंधेरे में काम कर रहे हैं बिना लाइटिंग के और आप काम करे जा रहे हैं मशीनरी के साथ में, तो वो अनसेफ कंडीशन हो सकती है। मशीनरी फैक्टर क्या है दोस्तों, कि आप जो आप मशीनरी यूज कर रहे हैं, मान लीजिए आप गाड़ी चला रहे हैं तो गाड़ी पे ब्रेक नहीं है और उसको यूज करे जा रहे हैं, तो वो एक कॉज हो सकता है एक्सीडेंट का। या आप जो मशीन यूज कर रहे हैं उस पर प्रॉपर सेफ गार्ड नहीं लगे हैं, ग्राइंडर वगैरह पे प्रॉपर सेफ गार्ड नहीं है, तो वो एक जो है दोस्तों हैजार्ड का कॉज हो सकता है। तो इज इनइक्वेट यहाँ पे लिखा हुआ इनएडिक्वेट गार्ड इक्विपमेंट, जैसे मैंने बताया अन जो है प्रॉपर ढंग से सेफ इक्विपमेंट को आप यूज कर रहे हैं, अनगार्ड जो है दोस्तों वो यूज कर रहे हैं, अनसेफ डिजाइन ऑफ कंस्ट्रक्शन यूज कर रहे हैं, हैजार्ड अरेंजमेंट जो है दोस्तों आपने लाइटिंग नहीं किया है, स्कैफोल्डिंग, पाइलिंग, ओवरहेडिंग, जो ओवरलोडिंग आप करके चल रहे हैं, ट्रक पे ओवरलोड कर दिया और लगेज उसको खींचने पे, तो ऑब्वियस सी बात है जो है दोस्तों वो साइड के ऊपर एक हैजार्ड का रीजन हो सकता है। मशीनरी मैकेनिकल फेलियर उसको हम लोग कह सकते हैं। नेक्स्ट क्या दोस्तों, एनवायरमेंटल फैक्टर। एनवायरमेंटल फैक्टर क्या होता है दोस्तों, एनवायरमेंटल कॉज ऑफ एक्सीडेंट रिफर टू इनएडिक्वेट फिजिकल कंडीशन एंड एटमॉस्फेरिक कंडीशन। फिजिकल और एटमॉस्फेरिक कंडीशन जो साइड के ऊपर हैं, अगर वो फिजिबल नहीं है काम करने के लिए, तो दोज आर कॉल्ड एनवायरमेंटल फैक्टर। दीज डिफर फ्रॉम द मैकेनिकल कॉजेज बाय द fact that they do not directly causes accident, but only contribute to its occurrence indirect by virtue of their adverse effect upon the individuals। मतलब ये डायरेक्ट रीजन नहीं है। अब एकदम से अंधेरा हो जाए, आप चल रहे हैं रोड पे, एकदम से अंधेरा हो जाए, तो उसमें आप कुछ नहीं कर सकते हैं, बट आप उस चीज को कैसे से उस टाइम पे आप क्या एक्शन लेते हैं, ये फैक्टर होता है। लाइट चले जाए और आप कोई मैकेनिकल काम कर रहे हो और आप लगे हुए हो उसको अंधेरे में भी करने पे, तो वो एक कॉज हो सकता है। या जो हमारे एनवायरनमेंट है, धूल आनी में आप काम कर रहे हो, तो उससे आपको जो है नुकसान उठाना पड़ सकता है। वो फैक्टर जो हैं दोस्तों दोज आर कॉल्ड एनवायरमेंटल फैक्टर। तो ये डायरेक्ट कॉज नहीं होते हैं, बट ये इनडायरेक्टली जो है अफेक्ट करते हैं आपके हैजार्ड्स को। आपके रीजन हो सकते हैं जहाँ पे लिखा हुआ बैड वेंटिलेशन, मैंने जैसे बताया बैड इल्यूमिनेशन, रोशनी की कमी है वहां पे काम कर रहे हो, बैड वेंटिलेशन जहाँ पे प्रॉपर वेंटिलेशन नहीं है, और आवर्स ऑफ वर्क, मतलब आप जो है दोस्तों कह सकते हो कि आप 12 14 घंटे जो है काम करे जा रहे हो, तो वो भी जो है दोस्तों आपके कॉजेज हो सकते हैं एक्सीडेंट के। ठीक है, स्पीड ऑफ वर्क हो सकता है, वो स्प्रेड ओवर द वर्क पीरियड हो सकता है, वर्क लोड हो सकता है, टेम्परेचर ऑफ द प्लेस हो सकता है। आप बहुत गर्म जगह पे, बहुत ठंडी जगह पे काम कर रहे हो, तो वहां पर भी जो है दोस्तों आपके हाथ प्रॉपरली काम नहीं कर रहे, तो वो भी आपके कॉज हो सकते हैं। बहुत गर्म जगह पे काम कर रहे हो जहाँ पर कि आपको पसीना आ जा रहा है, आप काम करे जा रहे हो, तो वो भी एक एक्सीडेंट का चक्कर आ सकता है, उससे आप नीचे गिर सकते हो, तो वो भी एक्सीडेंट का कॉज हो सकता है। ह्यूमन फैक्टर क्या है दोस्तों, ह्यूमन भी जो है कंट्रीब्यूट करता है एक्सीडेंट के अंदर। वो कैसे करता है दोस्तों, इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉज ऑफ द एक्सीडेंट, सबसे इंपॉर्टेंट कॉज में से ये है। एंड एक्सीडेंट ड्यू टू ह्यूमन फेलियर इज मच मोर देन दे आर अदर कॉजेज। मतलब इन्वायरमेंटल फैक्टर, मैकेनिकल फैक्टर जो तो इनके सामने कुछ नहीं है ह्यूमन फैक्टर के सामने, तो दीज आर द मेजर कॉजेज ऑफ द एक्सीडेंट। ठीक है दोस्तों, दीज कैन बी ग्रुप्ड एज फॉलोज। एज की वजह से हो सकता है, मैरिज की वजह से, एजुकेशन, हेल्थ
वर्क परफॉर्मेंस की बेस हो सकता है, लेंथ ऑफ सर्विस की बेस होता है। एज कैसे हो सकता है, आप अंडर एज बच्चे से काम करा रहे हो उस, या बहुत ज़्यादा बूढ़े व्यक्ति से काम करा रहे हो, वो एक फैक्टर हो सकता है। मैरिज हो गया मतलब आदमी की शादी हो गई है, आदमी ध्यान अपनी बीवी पे ही है, वो घर पे बैठी हुई है, क्या कर रही है क्या नहीं कर रही है उसके ऊपर आपका ध्यान है, तो वो आपका एक फैक्टर हो सकता है। एजुकेशन मतलब अनएम्प्लॉयमेंट कह सकते हैं कि आप जो है, जो काम करने की आपके एजुकेशन ही नहीं है, जो आपके पास क्वालिटी नहीं है, क्वालिफिकेशन नहीं है, और आप वो काम करे जा रहे हो अननोन तरीके से, तो आप उस वो एक एक्सीडेंट का कॉज़ हो सकता है। हेल्थ जो है एक रीज़न हो सकता है, मतलब आप जो है इस स्थिति में नहीं हो कि आप काम कर पाओ, लेकिन फिर भी आप काम कर रहे हो, तो भी जो है तो ये भी ह्यूमन फैक्टर के अंदर आता है। वर्क परफॉर्मेंस, दोस्तों वर्क परफॉर्मेंस मतलब कि कई बारी क्या होता है, जो है एक आदमी जो है अपनी अपनी कैपेबिलिटी के हिसाब से काम कर रहा होता है, लेकिन सीनियर जो है उसको अफोर्ड का जो उसको कहते रहता है भैया काम कर, और वो बहुत ज़्यादा जो है अपना वर्क जो है दोस्तों बहुत ज़्यादा ध्यान लगाता है, तो या बहुत ज़्यादा एफर्ट देता है, तो उसकी वजह से भी दोस्तों जो है आपका एक्सीडेंट होने के चांसेस होते हैं। लेंथ ऑफ सर्विस मतलब जो है लेंथ मतलब अगर मान लीजिए 8 घंटे काम कर रहा है, आप 14-14, 15-15, 20-20 घंटे काम करा रहे हो किसी व्यक्ति से, तो भी एक्सीडेंट हो सकता है। या आप जो है दोस्तों ओवर एज जो है आदमी से काम करा रहे हो, वो भी एक जो है दोस्तों वहाँ पर आपका फैक्टर हो सकता है एक्सीडेंट का। नेक्स्ट है दोस्तों साइकोलॉजिकल फैक्टर सच एज़, साइकोलॉजिकल फैक्टर मतलब जो मेंटली एकदम से कह सकते हैं फैक्टर हो सकते हैं, कैसे इंटरेस्ट एंड डिफिकल्टी मतलब कई बारी आदमी का काम करने में मन नहीं होता है और वो काम कर रहा होता है, तो वो एक कारण हो सकता है। एटीट्यूड टुवर्ड्स वर्क, जो काम करने के इंटेंशन है उसका, वो एक रीज़न हो सकता है। अटेंशन, कितनी वो सावधानी से काम कर रहा है, वो एक रीज़न हो सकता है। फैटिग्यू मतलब कि कह सकते हैं दोस्तों आप जो है किस किस मकसद से, या फिर आप कह सकते हैं ना कि आप काम करने का आपका कह सकते हैं कि उसका उद्देश्य नहीं है। फैटिग्यू मतलब उसके मानसिक रूप से वो तैयार नहीं है उस काम करने के लिए, तो भी आप जो है दोस्तों उस काम को करे जा रहे हो, तो भी है हो सकता है। मैकेनिक हैबिट्स मतलब आप कैसे मशीन के साथ में आपका जो है आपका काम करने का इच्छा नहीं है, लेकिन फिर भी आप कर रहे हो, तो एक वो हो सकता है, ठीक। पर्सनैलिटी फैक्टर सच एज़, पर्सनैलिटी जो होता है वो भी एक फैक्टर होता है एक्सीडेंट का। नेक्स्ट क्या है, इमोशनल मैच्योरिटी होता है, लेवल ऑफ इंटेलेक्ट होता है, लेवल ऑफ एंग्ज़ायटी होता है, एडजस्टमेंट लेवल होता है, आप किस लेवल तक एडजस्ट कर सकते हो, आप कब तक एंग्ज़ायटी मतलब कई बारी जो है ना छिक जाता है आदमी काम करते-करते वो सेम टाइप का, तो वो अगर आपका मन नहीं है और फिर भी करे जा रहे हो, तो क्या होगा दोस्तों, आप एक्सीडेंट के कॉज़ हो सकते हैं, ठीक है दोस्तों? तो दीज़ आर द पर्सनल फैक्टर्स ऑफ एक्सीडेंट। साइकोलॉजिकल फैक्टर क्या है दोस्तों? साइकोलॉजिकली फैक्टर जो है फैमिली साइज़, कई बारी बहुत बड़ी फैमिली होती है, तो उसकी वजह से आदमी जो है मजबूर होता है काम करने के लिए। नंबर ऑफ माउथ्स ऑफ बैट्स मतलब क्या है दोस्तों, बहुत ज़्यादा लोग हैं परिवार में खाने वाले, वो आपके हो सकते हैं। सोशल फैक्ट स्टेटस मतलब आप जो है काम करना नहीं चाहते हो, लेकिन आपको क्या है अपनी सोशली आस-पास के लोगों को, रिश्तेदार को जो है दिखाने के लिए आपको काम करना पड़ता है, वो एक होता है। फाइनेंशियल स्टेटस मतलब आपकी फाइनेंशियल कंडीशन इतनी अच्छी नहीं है, फिर मजबूरी में जो है आपको काम करना पड़ता है, या आपका फाइनेंशियल स्टेटस को मेंटेन करने के लिए आपको जो है काम करना पड़ता है। इंटरपर्सनल रिलेशन क्या है दोस्तों, कि आपके रिलेशन जो है दूसरे लोगों के साथ में कई बार उसके दबाव में काम करना पड़ता है। होम एटमॉस्फेयर क्या है कि आपके घर पे कैसा माहौल है, उसकी वजह से भी जो है दोस्तों आपको काम करना पड़ता है, और कई बार आप अनइंटेंशनली जो है दोस्तों इन टाइप के जो है कामों में पड़ जाते हो, और जिसकी वजह से फ्यूचर में एक्सीडेंट हो सकते हैं। नेक्स्ट क्या है दोस्तों, लोकेटिंग हैजार्ड्स एंड देयर एलिमिनेशन। तो दोस्तों इस टॉपिक को हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। उम्मीद करते हैं ये वीडियो पसंद आया हो। वीडियो पसंद आया लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो दोस्तों नियर टू नियर लास्ट टॉपिक पे हम लोग जा चुके हैं, तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्लास के अंदर। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।